Hello students, this is Rami sir and you are watching Rami sir's lecture series. In today's session, we'll be talking about the literary devices which have been used by the poet in the poem When You Are Old. So without wasting any time, let us briefly talk about imagery. Okay, as I told you that our sessions will be very shorter so that you may not feel very bored. Okay, so first one is imagery. Imagery होता क्या है? Imagery is the art of writing sentences or using language in such a way that readers create mental pictures. Okay, ऐसी डिवाइस एक ऐसी टेक्निक जिसमें पोइट ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है जिसकी वजह से रीडर्स जो हैं वो अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, वो इमेजरी क्रिएट करते हैं. ठीक है, और पोइम में कहाँ पे, अच्छा ये जो इमेजरी है ये सेंस ऑर्गन्स जो ह्यूमंस को है उनके ज़रिए से आप इमेजरी को क्रिएट कर पाते हो. यू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स इन योर माइंड बिकॉज ऑफ द 5 सेंसेस यू हैव. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल यूज्ड इन द पोएम इज एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक एंड bending down beside the glowing bars. नाउ सी इमेजरी कहाँ से हैं ये इसलिए क्योंकि ये आपको एक इमेज बोल रहा है. नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड. तो ये वाली यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे दूसरी इमेज है और फाइनली तीसरी इमेज है. ठीक है, एक इमेज में क्या है, हम क्रिएट करते हैं मेंटल पिक्चर कि कोई बंदा बैठा है फायर के सामने और उसके हाथ में बुक है. दिस इज़ एन इमेज. ओके, देन द अदर इमेज इज़ बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, कि कोई बंदा सामने जो ग्लोइंग बार्स है तो आयरन रॉड्स हैं उसके सामने बैठा हुआ है. एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और सर के ऊपर से व्हेन समथिंग गोज़ बियॉन्ड द माउंटेन्स. ओके, और फ्रॉम द माउंटेनियस एरियाज. तो ये यहाँ पे 3 इमेजेस जो है पोइम में यूज़ की गई हैं एंड वी से दिस इज़ नथिंग बट इमेजरी. ओके, थ्रू इमेजरी poet creates mental pictures in readers. Okay, this is the one. Second literary device is which we call as symbolism. Okay, symbolism is simply when you in order to understand or in order to explain any idea or quality, you give them symbolic meanings. Okay, आप literal meaning को छोड़ के उसको कुछ और meaning देते हैं. आप वर्ड्स तो एक यूज़ करते हैं बट वर्ड्स जो हैं वो आपका सिंबॉलिक मीनिंग देता है. ठीक है, दैट डजंट गिव अस लिटरल मीनिंग बट रादर गिव अस सिंबॉलिक मीनिंग. ओके, फॉर एग्जांपल आपकी पोएम में जो कि यूज़ किया गया है ग्रे एंड वीक एंड फुल ऑफ स्लीप. यहाँ पे आप देखते हैं कि ग्रे एंड वीक, ग्रे इज़ ओनली अ कलर एंड वीक एंड फुल ऑफ स्लीप. Full of sleep is when somebody needs sleeping or he is in a sleeping tone. ठीक है, आप उसको नींद आ रही है. लेकिन यहाँ पे जब when poet says gray and weak and full of sleep doesn't mean that somebody is feeling asleep. Okay, somebody is sleepy. No, somebody's color is gray or he is physically weak. It means that a person who has reached the old age. ठीक है, तो यहाँ पे symbols क्रिएट की जा रही हैं. कैसे आप ग्रे कलर, वीक और स्लीप बोल के असल में ये समझाना चाहते हो कि जो ये मॉडगॉन होगी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होगी और वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल जो चार्म है या ब्यूटी है वो सारी ख़त्म हुई होगी उस वक्त. तो यहाँ पे एक ग्रे कलर की या वीक या फुल ऑफ स्लीप ऐसी इमेज बनाई गई है, ऐसे सिंबल लाई गई हैं जो कि सिम्बलाइज करती हैं एक एल्डरली वुमन. ठीक है, एक बूढ़ी औरत. तो यहाँ पे तो मॉडगॉन तो बूढ़ी नहीं थी बट इट गिव्स अस अ सिंबल ऑफ एल्डरली वुमन व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रे एंड वीक फुल ऑफ स्लीप. ओके, इट गिव्स अस द सिंबल ऑफ एन एल्डरली वुमन. ओके, तो दूसरा है फायर इज द सिंबल ऑफ फेरी लव शी वंस रिजेक्टेड एंड माउंटेन ओवरहेड एंड क्राउड ऑफ स्टार्स स्टैंड फॉर द थिंग्स शी नोज एग्जिस्ट बट शी कांट रीच देम. तो क्राउड ऑफ स्टार्स यहाँ पे जो है सिंबल है, माउंटेन ओवरहेड है या ऐसे ही फायर है. ये सारे सिंबल्स हैं कि ये जो पैशन था
यीट्स के पास, ये जो लव था उसको रिगार्डिंग मॉडगॉन, वो सारा कुछ ख़त्म हुआ होगा. माउंटेन ओवर हेड, दिस इज़ अ सिंबल. ओके, इट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे कोई रीच नहीं कर सकता, जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता है. ठीक है, तो सिंबलिज्म होता है सिंपली क्रिएटिंग सिंबल्स और गिविंग symbolic meaning rather than literal meaning. Okay, so these words have been used in order to create symbolic meanings. Okay, I think this is it. Our third literary device is consonants. Consonants is simply the repetition of consonant sounds in the same line. Consonant sounds का जब यूज़ होता है एक ही लाइन में, ओके, जैसे consonant sound हमारे पास न है. ओके, दिस न साउंड हैज़ बीन रिपीटेड इन पोएम, यू सी. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोविंग बार्स, यहाँ पे न वाला साउंड, यहाँ पे भी न वाला साउंड, तो इसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट्स मीन, कॉन्सोनेंट इज सिंपली हम जैसे अल्फ़ाबेट जो है उसको हम डिवाइड करते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीटिशन में आएगा, बार बार आएगा एक ही लाइन में, उसे आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. अनदर एग्जाम्पल इन द पोएम इज and paced upon the mountains overhead. ओके, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ऊपर वाली एग्जाम्पल जो कि अभी मैंने पढ़ी, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड. ओके, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप एक तो पी वाला साउंड है, यहाँ पे प, यहाँ पे भी प. ओके, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, तो उसे हम कह सकते हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, सो ऐसे सारे लेटर्स या ऐसे सारे साउंड्स जो कि एक ही लाइन में यूज़ किए गए हैं, उन्हें वी कॉल देम कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो नंबर 4 इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज सिंपली द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ लेटर्स. इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, कॉन्सोनेंट्स होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स तो होते हैं, लेकिन बिगिनिंग ऑफ लेटर्स में, स्टार्टिंग में, ये कहीं पे भी आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वाला देखा, यहाँ पे न वाला साउंड थर्ड लेटर है, यहाँ पे फोर्थ लेटर है, तो कहीं पे भी आ सकता है. लेकिन एलिट्रेशन में एक फ़र्क ये है, आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो भी लेटर होगा उसके बिगिनिंग में होगा. ठीक है, कॉन्सोनेंट सेम साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर. फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ एच, यहाँ पे एच वाला जो साउंड है किस में, हिड, हिज, तो यहाँ पे दो बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड आया है, एक ही लाइन में आया है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड. तो जब ऐसा होगा वी कॉल देम एलिट्रेशन. ओके, दिस इज द अनदर लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट. Another one is personification. Personification is simply when you give human qualities to non-humans, when you give animate qualities to inanimate objects. आप इंसानी quality किसी non-human को देते हैं. For example, Wordsworth has written a poem called Daffodils, in which he doesn't say daffodils, they are going here and there because of the wind. He directly says these daffodils are dancing. So dancing is the human attribute. Only humans can dance. Birds or even flowers, tulips, they cannot dance. तो उसमें वो कहता है डायरेक्टली कि मैंने देखा ट्यूलिप्स को डांस करते हुए, तो उसने एक ह्यूमन क्वालिटी दी फ्लावर्स की ओर. ठीक है, हालांकि फ्लावर्स तो डांस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसने उनको डांस करवाया है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. यानी आपने ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है नॉन ह्यूमंस को दी है. फॉर एग्जांपल पोइम में कहाँ पे यूज़ किया गया है, व्हेन यू आर ओल्ड वाली पोइम में कहाँ पे यूज़ किया गया है, मर्मर ए लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड. दिस वर्ड फ्लेड, आप देखें फ्लेड, अब भागना, फ्लाई, ये कौन भागेगा? ओके, क्या लव सच में भाग सकता है? नो. So flying or fled, this is the human quality, and this human quality has been attributed to love, as if कि love एक human है और वो मूव कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है. हालांकि ऐसा नहीं होगा. तो पोइम में ये जो लाइन है, murmur a little sadly how love fled, ये जो fled है ये भागेगा कौन? love नहीं भागता है. So this is personification. Another one and the final one is enjambment. Enjambment क्या होता है? It is defined as a thought in a verse that doesn't come to an end at a line break. Instead, it rolls over the next line, such as. तो enjambment होता है एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा थॉट जो कि एक ही वर्स में ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक
2-3 लाइंस लेता है या सक्सेसिव कुछ लाइंस लेता है अपने आइडिया को कंप्लीट करने में, उसे एंजाममेंट कहते हैं. यू डिफाइन एन आइडिया, यू जस्ट इलेबोरेट एंड यू गिव एक्सप्लेनेशंस नॉट इन 1 लाइन बट 2 और मोर देन 2 लाइन्स. आप इसमें कोई थॉट समझाते हैं, कोई आइडिया समझाते हैं, लेकिन एक ही लाइन में नहीं, बल्कि कुछ सक्सेसिव लाइंस होती हैं, कुछ 2-3 लाइंस होती हैं जिसमें आप एक आइडिया को क्लियर करते हो. फॉर एग्जाम्पल हमारी पोएम में क्या लिखा हुआ है, एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस एमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स. आप देखें, सो दिस इज वन आइडिया, बट दिस वन आइडिया इट हैज बीन डिफाइंड इन 2 लाइन्स. ओके, एक आइडिया जो कि कंप्लीट हुआ 2 लाइन्स में. एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लव. एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, ये कहां से गया, माउंटेनियस एरिया से चला गया. एंड हिड हिज फेस एमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, देन ही हिड हिज फेस, वो कहां गया, एमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, इन बिटवीन द क्राउड ऑफ स्टार्स, अमंग द क्राउड ऑफ स्टार्स. तो वो भाग के कहाँ गया है, आसमान पे चला गया, क्राउड्स में, क्राउड ऑफ स्टार्स में. तो ऊपर वाली लाइन भी रेफर कर रही है लव की तरफ, ये वाली लाइन भी उसी की तरफ है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंजाममेंट. व्हेन यू डिफाइन एन आइडिया और थॉट इन नॉट 1 line but in the successive lines, that we call enjambment. Okay, so these all were the literary devices used in the poem by the poet W.B. Yeats. Okay, the poem is When You Are Old. Okay, now if the question is asked to us, what is the rhyme scheme of this poem? So that is very easy. For example, I'll read it for you. When you are old and grey and full of sleep. अब देखिए यहाँ पे sleep, ये A वाला हम साउंड रखते हैं. Okay, sleep. Wait a minute. ओके, तो यहाँ पे स्लीप पहली लाइन में यूज हुआ है और दूसरी लाइन में बुक यूज हुआ है. थर्ड लाइन इज लुक एंड फोर्थ इज डीप. ओके, नाउ सी, इसका अगर हम डिनोट करेंगे इसको ए से फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए. अब हम देखेंगे क्या स्लीप और बुक का साउंड मिलता है. Obviously no, so it is B. So A or B. Then we have the third word, that is look. अब देखें, book और look, okay, it gives us the same pronunciation. तो यहाँ पे राइम मिल रहा है तो हम इसका B ही वापस रखते हैं. और sleep and deep, यहाँ पे A वाला साउंड वापस आता है. So this is the rhyme scheme of the poem When You Are Old. A B B A is the rhyme scheme of the poem. Okay, so I think this session is clear. If you guys have any confusions, you can comment me. Your questions and queries will be appreciated. Thank you so much.